Hi guys, welcome to Ice Point. This is Aditi. So today we start a new thing जिसमें हम कुछ important questions का रिवाइज करेंगे। हमारा चैप्टर आप जानते हैं कि कंप्लीट हो चुका है, तो कुछ important टॉपिक्स हैं जो मैं आपको शुरू से पढ़ा रही हूँ, यानी कि लेसन 1 से। ठीक है, तो उन चीज़ों का हम रिवाइज करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है बाय वीडियो तो आप जाके पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और बुक से भी पढ़ लिया है तो भी अच्छी बात है। यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। पहला आपसे पूछा जा सकता है जिउसेपे मैत्सिनी कौन है, या फिर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि अगर आपने ऑप्शनल लिया है तो टॉक समथिंग अबाउट ज्यूसेपे मैसिनी पे टिप्पणी कीजिए, उनके बारे में कुछ बताइए, कौन है वो। तो ये इटली के क्रांतिकारी थे। इनका जन्म 1807 ईस्वी में हुआ और ये कार्बोनारी के गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। 24 वर्ष में इन्होंने लिगुरिया में क्रांति करने के लिए इन्हें देश से बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात इसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था यंग इटली और दूसरा था यंग यूरोप। इन्होंने जिनके कुछ सदस्य थे, इन्होंने उसके कुछ सदस्य भी चुने, जैसे कि पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन आदि राज्यों में जो समान विचारों वाले लोग थे। जैसे अगर किसी ग्रुप का हिस्सा बनना है तो आपके विचार मिलने चाहिए ना उस ग्रुप से। अगर आपके फ्रेंड्स जो होते हैं, आपके जो फ्रेंड्स ग्रुप हैं, अगर आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप को देखेंगे तो आपके बारे में कहीं हद तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उनकी जैसी सोच होगी आपकी भी वैसी होगी। अगर वो लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ने में सीरियस होंगे तो आप भी वैसे ही होंगे। वो बहुत मस्ती करते होंगे तो आप भी वैसे ही होंगे, और नहीं होंगे तो हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ देशों में से जो समान सोच वाले युवा थे उन्हें इकट्ठा करके इन्होंने ग्रुप बना लिया। मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली का एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। इन्होंने राजतंत्र का कड़ा विरोध भी किया और उनके मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड इन्होंने भी इन्हीं को फॉलो किया। जर्मनी, पोलैंड इन कंट्रीज़ ने भी ऐसे ही कुछ गुप्त संगठनों का निर्माण किया। इसी कारण मैटरनिख ने इनके विषय में कहा था कि ये हमारी सामाजिक व्यवस्था के सबसे खतरनाक दुश्मन है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मैटरनिख के कथन के अनुसार हमारी सामाजिक व्यवस्था के सबसे खतरनाक दुश्मन है, इन्होंने ये किसे कहा था? तो किसे कहा था? ज्यूसेपे मैसिनी को कहा था। हमारा नेक्स्ट है काउंट। आप जानते हैं क्या इसके बारे में कुछ? अगर आपको कुछ पता हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए जानते हैं, मैं आपको बताती हूँ। काउंट कैमियो दे कावूर इटली में मंत्री प्रमुख थे। इन्होंने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले कई सारे आंदोलनों का नेतृत्व भी किया है। वैचारिक तौर पर न तो एक क्रांतिकारी थे और न ही कोई जनतंत्र में बहुत विश्वास ही रखते थे। इन्होंने इतालवी अभिजीत वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह ये भी इतालवी ही थे, लेकिन इतालवी जो इतालवी भाषा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी पकड़ इनकी फ्रेंच में थी। ये फ्रेंच बहुत अच्छा बोलते थे। अतः इटली के सम्राट विक्टर इमैनुअल ने इन्हें 1852 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री बना दिया और इन्होंने यहाँ पर कई सारे आर्थिक, शैक्षिक और सेना आदि में सुधार कार्य किया। इन्होंने फ्रांस व सार्डिनिया पिडमोंट के बीच एक कूटनीतिक संधि भी की। अपनी इन कूटनीतिक चालों के कारण उन्होंने इटली की समस्याओं की तरफ यूरोपीय देशों का ध्यान जो था वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षित किया। 6 जून 1861 में इनकी मृत्यु हो गई, और लेकिन मृत्यु तो हो गई, वो सभी की हो जाती है, एक न एक दिन सभी की मृत्यु होती ही है, लेकिन इन्होंने जिस कार्य के लिए अपने जीवन भर मेहनत की थी वो कार्य भी हो गया था। कौन सा कार्य था? इटली का एकीकरण। ये इनका सपना था जो पूर्ण हो गया 18 फरवरी 1861 ईस्वी में, यानी इनके मरने के कुछ दिनों पहले। 1859 में ऑस्ट्रिया बलों को हरा पाने में इटली भी कामयाब हो गया। ठीक है, तो इनके बारे में इतना ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, काउंट कैमिलो दे कावूर। नेक्स्ट है आपका
सॉरी, ये डिस्टर्बेंस के लिए आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट है आपका यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में ही प्रारंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रीयवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने भी यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की। देखिए, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? यूनान को कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत भी जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन एकत्रित किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए, जहां 1824 ईस्वी में बुखार के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अतः 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन के तौर पे कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता कब मिली एवं किस संधि के द्वारा मिली। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हो सकते हैं। कब मिली तो आप लिखेंगे 1832 ईस्वी में मिली, और किस संधि के द्वारा मिली तो कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा मिली। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, फ्रैंकफर्ट संसद। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? कहाँ है ये संसद? कहाँ बनाया गया था ये संसद? तो आइए जानते हैं। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठन जो थे ना, इन्होंने फ्रैंकफर्ट नामक शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने यहाँ पे सज धज कर खूब जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना अपना स्थान ग्रहण किया। ये जो फ्रैंकफर्ट संसद था ना, ये सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुआ था। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि ये जो लाइन है ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये लाइन क्या है कि फ्रैंकफर्ट संसद जो है वो कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो कहाँ आयोजित हुआ था? सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुआ था। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फेडरिक विल्हेम चतुर्थ को यह ताज पहनाने की पेशकश की तो राजा ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, राजा ने अस्वीकार कर दिया और उन राजाओं का साथ दिया जो कि विरोध में खड़े थे। इसीलिए यहाँ पे कुलीन वर्ग और सेना आदि में काफ़ी ज़्यादा विरोध बढ़ गया। वहीं संसद का सामाजिक आधार जो था वो कमज़ोर हो गया और ये संसद भंग हो गया। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। तो ये जानते हैं, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की काफ़ी बड़ी मात्रा में भूमिका रही है। वो काफ़ी सक्रिय थी इन संघर्षों में तथा बहुत भाग भी लिया है। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए हैं, अखबार शुरू किए हैं और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भाग भी लिया है। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। एक तो महिलाओं ने पार्टियां भी बनाई, सब कुछ किया, प्रचार प्रसार भी किया, बड़ी संख्या में भाग ली, संघर्ष किया, अपने संगठन शुरू किए, अपने अखबार बनाए, फिर भी इन्हें वोट लेने का जो हक है उससे वंचित कर दिया गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़ा होने दिया गया था। यानी जो फ्रैंकफर्ट संसद है वहाँ पे महिलाओं को केवल एक दर्शक की भांति खड़ा रहने को कहा गया था। तो
इतना ही है इसमें। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका पे अगर आपको टिप्पणी करने को आती है तो आप इसे कम शब्दों में बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि उस समय महिलाएं खुद से तो बहुत जागरूक थी। ऐसा नहीं है कि महिलाएं उस टाइम खुद से जागरूक नहीं थी, वो बहुत जागरूक थी, वो कार्य करने में कुशल थी, संघर्ष करना चाहती थी तथा बहुत सारे कार्य किए भी थे, परंतु उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखने का प्रयास समाज ने उस टाइम पे किया था। ये आपसे पूछा जा सकता है कि उस टाइम उन संघर्षों में महिलाओं की क्या कोई भूमिका थी? क्या महिलाएं खुद सज्ज थीं? क्या वो सतर्क थीं करने के लिए कार्य? तो हाँ थी, लेकिन समाज ने उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया था। क्वेश्चन 2 है आपका, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? तो क्वेश्चन मैं फिर से बोलूं, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए उन क्रांतिकारी जो थे उन्होंने क्या क्या कदम उठाए? तो देखिए, प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सकती थी। ये कदम कुछ निम्नलिखित है। पहला है, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। अगर आपको किसी को मोटिवेट करना है कि हाँ तुम्हें ये लड़ाई लड़नी है, तो आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि ये तुम्हारी माता पिता, तुम्हारी कर्म भूमि है, ये तुम्हारी जन्म भूमि है, तुमने यहाँ पे जन्म लिया है, क्या तुम इस भूमि के लिए इतना सा भी नहीं करोगे? तो यही उन्होंने कुछ कार्य किए। कैसे थे ये? पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों कि आप यहाँ के नागरिक हैं, आपको यहाँ के लिए कुछ करना चाहिए। आपकी कितनी सारी पीढ़ियाँ यहाँ पे रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इस देश ने आपके लिए इतना कुछ किया है, तो आपको भी कुछ करना चाहिए, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। नेक्स्ट है, एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया जिसे पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। पहले के राष्ट्रध्वज के स्थान पे एक दूसरा नया फ्रांसीसी झंडा भी चुना गया था। तीसरा है, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। तो देखिए, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नेशनल असेंबली जो होता था, ये चुनाव, उसका पहले का नाम क्या था, उसका पूर्व नाम क्या था, या फिर स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रखा गया? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फोर्थ है, नई स्तुतियाँ रची गईं, शपथें ली गईं, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। यदि आप शहीदों, या अगर आप कभी कोई शहीदों का गाना सुनते हैं, उनके बारे में सुनते हैं कि हाँ वो इस युद्ध में मारे गए, तो आपको लगता है ना कि हाँ उन्होंने इस देश के लिए कितना कुछ किया है, तो हमें भी करना चाहिए। तो क्रांतिकारियों ने भी यही रास्ते अपनाए, यही नीतियाँ अपनाई, ताकि वह लोगों को एक कर सके, ये सिखा सके कि आपको एकजुट होकर ही लड़ना होगा। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, वही राष्ट्र की साझा भाषा भी बन गई थी। तो कुछ 7 स्टेप्स थे, 7 चरण थे, जो 7 कार्य थे जो उन्होंने किए ताकि लोगों को एकजुट कर सके। तो अभी हम अपना लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, पर हाँ इसका काफ़ी सारा क्वेश्चन अभी बचा हुआ है जो हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं समझ आया हो तो आप इस लेसन को पढ़ने के लिए पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर आप अपनी किताबें खोल लीजिए, आप उनसे पढ़ सकते हैं। और अगर आपको समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, कुछ टॉपिक्स लिख लीजिए, जैसे फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी, फ्रैंकफर्ट एक शहर था, तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आपको उसमें ऐड होना है तो आप अपना नंबर नीचे दे सकते हैं, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही देखते रहिए और मोटिवेट होकर पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू गाइस।